Welcome everyone. My name is Divakar Chaudhary, All India rank for in Instrumentation Engineering and All India rank 86 in Electrical Engineering. और आज की वीडियो यार मैं कुछ कॉमन क्वेरीज को लेके बनाने वाला हूँ बस कि बहुत सारे एस्पिरेंट जब स्टार्टिंग करते हैं अपनी प्रिपरेशन की उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। उनको ये नहीं पता होता कि मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, और मतलब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारे डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज है जो मैं मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से, और मैं 2020 पास आउट हूँ। और ये 2021 में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, और जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था वो 2020 में था, और उसमें मेरी रैंक थी 1630। तो ये था कि यार पहली अटैम्प्ट में ये हो गया था कि मेरा प्लेसमेंट हो गया था उस टाइम पे। तो जब प्लेसमेंट हो जाता है तो आप थोड़ा सा मतलब केयरलेस एटीट्यूड आप में आ जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि केयरलेस एटीट्यूड आ गया था थोड़ा, और मैं मतलब गेट तो मतलब छोड़ दिया था। फिर मैं गेट के जो रिवीजन था, लास्ट का जो 2 मंथ्स का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो वो उस टाइम पे ही मैं क्या किया कि छोड़ दिया प्रिपरेशन। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे जब मैं एग्ज़ाम में मतलब बैठा। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो तो बन ही नहीं पा रहे थे मुझसे, और जो इजी क्वेश्चन थे उनमें भी मैं सिली मिस्टेक कर रहा था। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प नहीं किया उस टाइम पे, और मेरी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं थी। खैर खैर जब मैं सेकंड अटैम्प्ट लिया तो मैं पूरा मतलब फोकस हो गया था अपनी प्रिपरेशन को लेके। और पूरे मतलब मैं जुलाई में स्टार्ट किया दोबारा, जुलाई 2020 में, और मेरे पास 6 से 7 मंथ थे बस। तो अब ये था कि मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना था। तो सिलेबस को मैंने जितना जल्दी हो सके मतलब मैं पूरा बहुत ज़्यादा स्पीड से मतलब अपना सिलेबस को ख़त्म किया 2 या 3 महीने के अंदर ही, सिर्फ पूरा सिलेबस एक बार, क्योंकि मेरा टेस्ट तो छूट ही चुका था। तो मुझे एकदम पूरा सिलेबस करना था, तो सिर्फ 2 या 3 महीने लिया मैं, और साथ में टेस्ट सीरीज देता रहा था। खैर, तो सबसे ज़रूरी बात है कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब why did you decide to appear for the GATE exam for the first time? What motivates you? तो यार सबसे बड़ी जो मेरे साथ मतलब मैं मुझे लगता है कि मोटिवेशन था वो था कि 12 टाइम में जेई एडवांस निकला नहीं था। तो उस टाइम पे जब जेई एडवांस नहीं निकलता तो आप मतलब थोड़ा सा यार रिग्रेट रह जाता है कि मतलब आईआईटी जाना है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में अपना आया तब मैं मेरे कॉलेज में ये है कि लोकेशन थोड़ी अच्छी है, और वहाँ पे मतलब गेट का क्रेज काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स में। मतलब मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गेट का क्रेज काफ़ी रहता है। और तो जब मैं उनसे ही सुनता था तो मैं फिर फर्स्ट ईयर में मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं गेट लिखूंगा। और जब मैं सीनियर से बात करता था तो पता चलता था कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कैट, गेट, और कुछ एग्ज़ाम आगे मतलब मास्टर्स के लिए जाने का। तो मैं टेक्निकल फील्ड में रहना चाहता था, इसलिए मैंने गेट को प्रेफरेंस दी, और मैं फर्स्ट ईयर में ही मैं सोच लिया था कि मैं गेट लिखूंगा। और सेकेंड ईयर से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो सबसे ज़रूरी जो कुछ पॉइंट मुझे लगते हैं जो टॉपर्स में होने चाहिए, तो सबसे पहले आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि वो गेट क्यों कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग थे कि जो मतलब बस दोस्त कोचिंग में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से तो नहीं होगा। अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे गेट का एग्ज़ाम लिखना क्यों है, मुझे गेट की तैयारी किस लिए करनी है। और अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं ऐसे ढीला ढाले एटीट्यूड के साथ ना करूँ, बिल्कुल एकदम फोकस होके करूँ। क्योंकि यार ये है कि कॉलेज टाइम हम कॉलेज में होते हैं, देखो। तो यार हमारा जो कॉलेज टाइम होता है वो ये मान लो कि हमारा गोल्डन पीरियड है, हमारा मतलब ग्रो करने के लिए हमारे लिए वो सबसे अच्छा टाइम है। आप ये देख लीजिए कि उस टाइम को हम पार्टीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। देखो, अब इंसान ही है यार, पार्टीज़ भी करेंगे, और मतलब अब ग्रो करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तो कॉलेज टाइम वो बेस्ट टाइम है, मतलब प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कॉलेज टाइम मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है। और यार ये है कि कॉलेज में अगर आप मज़े नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ लो, और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप मज़े कर लो। ये नहीं कि आप मतलब पढ़ भी नहीं रहे हो, मज़े भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाली बस पढ़े हुए हो, और बिल्कुल एकदम कुछ नहीं, आपका बस टाइम ऐसे ही कटते जा रहा है। ये नहीं करना।
तो सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है यार, आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मुझे क्यों गेट लिखना है, क्यों मैं गेट की इतनी सारे लेक्चर्स अटेंड करूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स। अभी तो ये है कि कोविड की सिचुएशन है तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। तो ये है कि यार ऑनलाइन बैठ के देखना 7-8 घंटे इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी नहीं रहता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए 7-8 घंटे बैठ जाना। हमारे लिए भी नहीं होता था कि जब हमारी क्लासेस होती थी तो हम 7-8 घंटे नहीं बैठ पाते थे। तो ब्रेक, बीच में ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार तुम मेहनत कर रहे हो तो एटलीस्ट दिल से करो, फिर फोकस होके करो। ये नहीं कि फिर छोड़ देना है कि अभी आज 2-3 दिन पढ़ लिए लगातार, उसके बाद 5-6 दिन का ब्रेक ले लिए, फिर 2-3 दिन पढ़ लिए। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा ये सब। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं नोट्स बिल्कुल साफ साफ। नोट्स का फ़ायदा लॉन्ग रन में समझ आता है। जब हम पहली बार अपनी क्लासेस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं पेज बचा लें कि थोड़ा क्या करते हैं कि लिख ले, इतना बड़ा पेज होता है तो लिख लेते हैं कि ठीक है, कुछ जगह नहीं छोड़ते हैं, पूरा यूज़ करेंगे पेपर को। ऐसा नहीं करना होता बिल्कुल, आपको मतलब एकदम नीटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने नोट्स। क्योंकि जब लॉन्ग रन में आप देखेंगे ना, तो आप जब आप ये मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट मिला किसी बुक से, आप पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जो आपके नोट्स में नहीं है, अब आप उसको लिख नहीं सकते अपने नोट्स में क्योंकि आपने पहले ही पूरा पेपर यूज़ कर लिया है। अब आपके सामने मुश्किल क्या होगी कि आप उसको आगे लिखोगे फिर, कि कुछ पेज छोड़े होंगे आपने तब वहाँ जाके लिखोगे। लेकिन वो उस टॉपिक का था कॉन्सेप्ट और वहाँ पे जगह नहीं थी, आपने आगे लिख लिया। जब आप शुरू से पढ़ते हुए आओगे, वहाँ पे पढ़ लोगे और आखिर में जाके वो पढ़ोगे, तो इस तरीके से दिक्कत बहुत आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है। नोट्स को, क्योंकि आपका ये मान लीजिए कि आपके नोट्स ही वो चीज़ है जो आपको रैंक दिलाने वाला है। क्योंकि आप नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज देंगे और फिर उस टेस्ट से एनालाइज करेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे। आपको मतलब वो रिसोर्सेज फॉलो करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स जो क्लास से बना रहे हैं वो ज़रूरी है, आप बना दें। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल्स में होती है मशीन्स की और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पी एस भीमराव, मशीन्स की अशफाक हुसैन, और कुछ ऐसी, मतलब मैं रेफरेंस बुक को ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं क्योंकि मैं क्लासेस कर रहा था तो मैं अपने नोट्स पे रिलाई किया। तो रेफरेंस बुक आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रेफरेंस बुक को आप मतलब कर सकते हैं। आपको मतलब मुझे लगता है कि रेफरेंस बुक से ही पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं। और कुछ यूट्यूब पे लेक्चर हैं, कुछ अन अकेडमी के लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, तो उनको आपको कंसिडर करके आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और वही बात है, मेन बात ये है कि जब रिवीजन करेंगे तब दोबारा आप रेफरेंस बुक पढ़ने नहीं बैठ सकते, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। नोट्स के बिना आप ये मान लीजिए कि नोट्स के बिना कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो और मेरा क्या था कि मैं अपने कुछ डेली टारगेट्स बनाता था। कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या मतलब बेस्ट टाइम टेबल है कि हम फॉलो करें। और कुछ बोलते रहते हैं कि सर टाइम टेबल तो बना लेते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं, नहीं हो पाता, फिर फॉलो नहीं हो पाता। तो यार देखो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखा और वहाँ पे देखा कि बेस्ट टाइम टेबल, उसको मतलब प्रिपेयर कर लिया, उसको मतलब पेपर पे लिख के और अच्छे से दीवार पे पेस्ट कर दिया। और वो दीवार पे पेस्ट रहा, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब कोशिश करता था मैं, कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो परफेक्टली। तो अब मैं क्या किया कि यार ऐसे तो चीज़ें नहीं होने वाली है, मतलब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये तो मतलब कोई बात नहीं होती है। तो हो सकता है कि कुछ दिन ना करे, ठीक है, कुछ दिन ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो आप लॉन्ग रन में देखते हैं ना कि आपको मतलब 15-20 दिन हो चुके हैं और आप अभी तक उसको नहीं कर पा रहे हो एग्जीक्यूट ढंग से, तो यार वो फिर गलत हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टाइम टेबल को एग्जीक्यूट कर पाना इतना आसान नहीं है कि हम डेली उसको फॉलो कर पाएँ। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया। फिर मैं सोचा कि डेली टारगेट्स बनाते हैं और डेली कोशिश करते हैं कि अपने डेली टारगेट्स हम कंप्लीट कर पाएँ। एक दिन को एक बार में लेते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि पूरा मतलब महीने का हम डेली महीने का एक टारगेट बना लें और उसके बाद काम करें। एक दिन का टारगेट बनाते हैं और फिर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और फिर वीकली टारगेट्स बनाते हैं कि 7 दिन में, और उनको फिर डिवाइड कर दिया 7 दिन में, एक एक दिन का टारगेट बना के। और ऐसे ही हम वीकली मतलब टारगेट्स अचीव करते जाएंगे। और फिर कुछ होता है कि मंथली टारगेट्स बनाने पड़ते हैं आपको। कई बार मुझे देखो, जब मैं दोबारा स्टार्ट किया, 7 से 8 महीने सिर्फ, 6 से 7 महीने सिर्फ मेरे पास थे। अब मुझे उसमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज भी लगानी है,
तो अब मुझे कुछ मंथ के टारगेट्स अपने रखने थे, तो मैं टारगेट बनाया था कि सितंबर एंड तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म कर दूंगा, और जो अपने मेरी वर्क बुक्स हैं उनको पूरा सोल्व कर लूँगा। तो ये टारगेट्स मैं बनाया था, और ये मैं मतलब थोड़ा सा लेट अचीव किया मैं, मतलब 10 दिन ज़्यादा लग गया मुझे 10 अक्टूबर को, लेकिन वो चलेगा, वो इतना मार्जिन में लेके चलता था कि 10 दिन या 5-10 दिन मुझे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डेली टारगेट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय टाइम टेबल प्रिपेयर करने के। और ये होता है कि यार कई बार हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, और पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया, और फिर चौथा पढ़ रहे हैं तो पहला भूल जा रहे हैं। तो जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि पहला सब्जेक्ट मैं भूल रहा हूँ, उसको उठा लो, रिवाइज कर दो, 2 दिन उसको दो मैक्सिमम, 2 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा। आप, मैं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ बड़े सब्जेक्ट होते हैं जो 3 से 4 दिन ले लेते हैं। जब आप कई बार रिवीजन कर लोगे ना, तो रिवीजन आप ये होगा कि एक दिन में भी एक सब्जेक्ट को आप खत्म करने लगोगे रिवाइज करके, क्योंकि चीज़ें याद रहने लगती है। सिर्फ आप एक नोट्स को पलट लेंगे ना, सिर्फ नोट को पलटने से आपको याद आ जाता है कि ठीक है ये मैंने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको मतलब रिवीजन फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इसलिए जब आप टॉपर से सुनते हैं ना कि आपने 11 बार रिवीजन किया, 12 बार रिवीजन किया, तो जो टाइम लगता है ना, शुरू के 3 या 4 रिवीजन में लगता है। वहीं पे आपको कभी 4-5 4-5 7 दिन लग जाते हैं एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। तो वो शुरू में लगता है, उसके बाद वो सिर्फ एक एक दिन 2-2 दिन में ऐसे रिवीजन होता रहता है। तो और उसके बाद ये होता है कि कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उसको हटा दो, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करना शुरू करो। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि गेट कैलकुलेटर करके कि प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है, तो उसको आप यूज़ करने लगो अपनी कैलकुलेशन में। आपको मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर बिल्कुल एकदम आपको मतलब फिट हो जाना कि स्पीड आपकी इतनी तेज़ हो जानी चाहिए उस पर कि मतलब आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि गेट में यार 3 ही घंटे का टाइम है। और कई बार वो ऐसा होता है कि गेट देखो क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन करता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर पे आपका हाथ इतना ज़्यादा अच्छा मतलब होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें, और वो होगा प्रैक्टिस से ही सिर्फ। और एक होता है यार टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आप एक बार पढ़ लिए, आपको समझ आ गया, पूरा आपने कॉन्सेप्ट सीख डाले, प्रैक्टिस कर डाली। अब आपको खुद को इवेल्यूएट भी तो करना है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब सीख लिया हूँ, कितना ज़्यादा मैं अचीव कर लिया हूँ, और मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो वो सब टेस्ट सीरीज से होगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दो। तो यार जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उनको आपको टेस्ट की तरह नहीं लेना है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस की तरह लेना है। ये मान लीजिए कि आपको ऐसा सोचना है कि यार ये कुछ मुझे नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं और मुझे इनको सोल्व करना है, और ट्राई करना है कि मैं मतलब मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ जब टेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन इनसे सीखना है मुझे टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद आपको ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप सिली मिस्टेक कर दोगे। सिली मिस्टेक होता है कि कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कहीं पे आपने क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक कर दी। तो ये सब जो मिस्टेक होती है वो रेक्टिफाई होती है प्रैक्टिस से। तो जितने ज़्यादा टेस्ट आप देते चले जाएंगे वो सिली मिस्टेक रिड्यूस होती चली जाएंगी। लेकिन सिली मिस्टेक रिड्यूस तभी होंगी जब आप एनालाइज कर रहे हैं टेस्ट को, ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दिया और आगे बढ़ गए। आपकी प्रॉब्लम कभी रेक्टिफाई होगी नहीं। फिर आप ऐसी टेस्ट देते चले जाओगे, आपके मार्क्स भी कंटिन्यूसली उतने ही आते चले जाएंगे जितने आप पहली बार में ला रहे हो, और कभी कम ज़्यादा होने की तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एनालाइज करें टेस्ट को। और मैंने क्या किया, एक बार मैं टेस्ट जैसे दिया और मतलब मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो मैं उनके टॉपिक को एक बार अपने नोट्स खोल के देख लेता था कि टॉपिक्स मतलब मैंने उसमें क्या प्रॉब्लम की, मतलब मैं मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बना। तो कई बार क्या होता था कि मैं क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, या मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक, तो जब मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आता ही नहीं है तो तब मैं ट्राई करता था कि ये कुछ नया क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट मिला तो अपने नोट्स में लिख लूँ। सारे नहीं लिखता, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, समझ ही नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गेट में फिर आने भी नहीं वाला है। और यार टेस्ट के उसको लेके बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो यार मेरे भी बहुत बार बहुत कम मार्क्स आए, कभी कभी मेरे 16% आए थे देखो टॉपिक वाइज टेस्ट में, 25 में से 4 मार्क्स मेरे। और फुल लेंथ टेस्ट भी जब मैं दे रहा था तो मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 61 63, कभी 67। तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यार जब हम कभी 80 मार्क्स लाते हैं ना, तो हमें खुशी नहीं होती है, कभी ज़्यादा इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो अपने, क्योंकि आप उस टेस्ट में 80 से ऊपर भी कुछ लोग होंगे, तो आप उनको देखोगे, आपको खुशी ज़्यादा होगी नहीं। और जब आप कम मार्क्स ला रहे हो, तो फिर डिमोटिवेट होने का क्या मतलब है? ना ही तो आपकी टेस्ट सीरीज का कोई रिलेशन है आपकी गेट परफॉर्मेंस से। तो यार मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मतलब 90 मार्क्स लेके आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन वो गेट में गया, थोड़ा हैंडल नहीं कर पाए, थोड़ी मिस्टेक्स उन्होंने ज़्यादा कर दी, तो इस वजह से उनके भी 74-75 के आसपास आ गए, वो भी मेरे पास ही आ गए। तो यार देखो, ऐसा करना है कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, डिमोटिवेट होंगे आप, कुछ चीज़ें का कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और ये टाइम जब आप ज़्यादा आता है, जब आप गेट एग्जाम पास आने लगता है, तो उस टाइम पे आपको ये करना है कि यार अब मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर लिया हूँ, थोड़ा सा दूर और है, तो मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ, मैं क्यों पीछे पीछे हटूंगा उससे, अपने गोल से। जो मैंने अभी तक इतना सारा काम किया है वो तो सारा वेस्ट हो जाना है अगर आप छोड़ दोगे। तो यार चलते जाना है, आखिर तक चलते जाना है, कोशिश करनी है, जितना अपना बेस्ट दे सके उतना करना है, ठीक है। और एग्जाम में ये होता है कि 3 घंटे में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करना नहीं है। आपको ऐसा करना है कि यार अभी मेरे हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में ये भी नहीं है कि आप क्या कर पाओगे। अभी आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन कर सको, क्वेश्चन सोल्व कर सको, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। तो सबसे ज़्यादा कि अपना फोकस क्वेश्चंस पे डालो। फिर ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि अगर मेरा कम स्कोर आ गया तो मैं क्या करूँगा, वो बाद में सोचेंगे यार, जब कम स्कोर आएगा तब कुछ आगे सोचेंगे। लेकिन अभी जब आप पेपर दे रहे हो, गेट के पेपर में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्वेश्चन पे फोकस करें। जो क्वेश्चन आप मतलब आप फेस कर रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन को एक ही बार में लेना है। जो पीछे क्वेश्चन नहीं बने हैं, या जो कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो सभी को टफ लग रहा है। फिर आपको प्रेजेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है, और आपको पता करना है कि यार कितना जल्दी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। क्योंकि यार कुछ क्वेश्चन होते हैं लेंदी, उनको छोड़ना होता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा अपने मतलब पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। जब आप सिलेक्टिव होंगे, मैक्सिमम स्कोर की पॉसिबिलिटी तभी है। क्योंकि यार पहले इजी जी क्वेश्चन कर लो ना, पहले अपना मार्क्स तो बढ़ाओ, और जब आपको मतलब ऐसा लगने लगे कि पूरे इजी क्वेश्चन मेरे सही से बन गए हैं, तब और आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, तब हार्ड बना लो। अब पहले ही आप हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे, आप मतलब पेपर के अंदर 3 ही घंटे है, 3 घंटे इतनी पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी जाते हैं 3 घंटे। तो उसके अंदर भी अगर आप डिमोटिवेट होते चले गए, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मतलब अपना बेस्ट नहीं निकाल के आ पाओगे आप फिर पेपर में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने मेंटल मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा मतलब स्टेबल रखें अपनी, और कोशिश करें कि मतलब पैनिक सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट ना हो आपके सामने। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।